बैठिए बैठिए तेजी के साथ। बैठिए बैठिए, बैठाइए सिस्टर को। चलिए दोस्तों शुरुआत करें, बातचीत मत करिए। आराम से आराम से। कहाँ तक क्या क्या हो गया था? क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्वेश्चन बना रहे हैं दूसरा चैप्टर का, बन रहा है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी होगा। मोल कॉन्सेप्ट को समझना आज। मोल कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब प्रयोगशालाओं में तमाम तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं के घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तरह तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। उसी तरह कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। तो तमाम तरह के जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, उनका विश्लेषण करने के क्रम में तमाम तरह के जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं का विश्लेषण करने के क्रम में ये भी एक बात जानना पड़ता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ भाग लिया है, उस पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या कितनी है। क्लियर हो गया? बात को समझे कि नहीं? प्रयोगशालाओं में तमाम तरह के जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, तरह तरह के जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं का विश्लेषण करते समय इस बात की भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लिए हैं, उन पदार्थों के कितने परमाणु वास्तव में भाग लिए हैं। कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए या कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, इस रिएक्शन का विश्लेषण करने के क्रम में इस बात को भी जानना पड़ता है कि कार्बन के कितने परमाणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणुओं का निर्माण किए, इस बात को भी जानना पड़ता है। लेकिन परमाणु बहुत छोटे कण है, बहुत सूक्ष्म कण है, उनके संख्याओं को एक एक करके गिनना वास्तव में कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है कि नहीं? परमाणु इतने सूक्ष्म कण है कि पदार्थ, छोटे से पदार्थ के नमूने में ही करोड़ों परमाणु हो सकते हैं, करोड़ों परमाणु हो सकते हैं। तो यहां पर समस्या ये है कि आप पूरी तरह से विश्लेषण करिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं का, तो आपको परमाणुओं की संख्या के बारे में भी बताना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि परमाणु की संख्या नहीं जानेंगे तो इनका विश्लेषण नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं का विश्लेषण नहीं होगा। लेकिन अगर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का संपूर्ण विश्लेषण करना है, पूर्ण रूप से व्याख्या करना है, कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, तो इस बात को भी जानना पड़ेगा कि आखिर जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं उस पदार्थ के कितने परमाणु वहां पर उपस्थित थे, और वे जिन पदार्थ से रिएक्शन किए हैं उनके कितने परमाणु उपस्थित थे, और जो पदार्थ बना है उनके कितने अणु या परमाणु बने हैं, ये भी बताना पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप इसे एक एक करके गण नहीं सकते हैं। एक एक करके गणने लगेगा, पता चलेगा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बीत गया है, अभी तक परमाणु गना ही जा रहा है, रिएक्शन कब होगा पता नहीं। तो हमें परमाणुओं की संख्या का पता होनी चाहिए, लेकिन एक एक करके गिनना संभव नहीं है, और इसी समस्याओं को सुलझाएगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट। इसी समस्याओं को सुलझाएगा मोल कॉन्सेप्ट। ये परमाणुओं की गिनती करने में जो आपको असुविधा हो रही है, परमाणुओं को गिनती करने में जो आपको असुविधा हो रही है, इसी असुविधा को दूर कर देगा कौन? मोल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मोल जो है एक ग्रीक शब्द है। मोल जो है एक ग्रीक शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, या इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंबार। ढेर या अंबार। तो मोल एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, ढेर या अंबार। और यह मोल कॉन्सेप्ट परमाणु के द्रव्यमान या फिर आप आणविक द्रव्यमान को भी पढ़ चुके हैं। तो यह जो मोल है यह आपको परमाणु द्रव्यमान और फिर परमाणु द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान और परमाणु की संख्या या अणुओं के संख्या के बीच के संबंध को क्या करता है? अणुओं के संख्या के बीच के संबंध को क्या करता है? स्थापित करता है। क्या करता है? स्थापित करता है या बताता है। तो मोल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु के संख्याओं के बीच के संबंध को बतलाएगा। या मोल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो आणविक द्रव्यमान और अणुओं के संख्या के बीच के संबंध को बतलाएगा। क्लियर हो गया ना? परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं के संख्या के बारे में जानना है तो हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? मोल के बारे में जानना पड़ेगा। यह आणविक द्रव्यमान, एक माय गॉड, ये लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है, सॉरी, लैटिन शब्द है। तो मोल एक लैटिन शब्द है, मिस्टेक हो गया। तो मोल एक लैटिन शब्द है जो परमाणु द्रव्यमान और परमाणुओं के संख्या के बीच के संबंध को बतलाता है, या मोल आणविक द्रव्यमान और अणुओं के संख्या के बीच के संबंधों को बतलाता है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझे कि नहीं? आप दो बात यहां पर समझे। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें परमाणु और अणुओं की संख्या के बारे में पता होनी चाहिए। परमाणु और अणु इतने सूक्ष्म कण है कि उन्हें एक एक करके गिनना संभव है। इसी समस्या का समाधान करता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या के बीच के संबंध को बतलाता है, और मोल कॉन्सेप्ट आणविक द्रव्यमान और अणुओं के संख्या के बीच के संबंध को बतलाता है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो मोल किनके बीच के संबंधों को बतलाएगा? क्लियर?
अब मोल एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या अंबार। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर या अंबार। तो मोल, एक मोल में आखिर कितने परमाणु आएंगे, एक मोल में कितने परमाणु आएंगे, इसका समाधान इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के ही द्वारा किया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने यह तय किया है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को ही क्या माना जाएगा, एक मोल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक मोल माना जाएगा। मोल परमाणुओं के संख्या और परमाणुओं के दरम्यान के बीच के संबंध को बतलाता है। तो एक मोल में कितने परमाणु आएंगे, इसको परिभाषित करते हुए आईपीएक संस्था ने तय किया कि एक मोल में उतने ही परमाणु आएंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में आते हैं। यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या कितना कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं को गना, एक बार गन लिया गया। तो जब कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या की गिनती की गई तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कुल कितना परमाणु निकला, तो 6.22 गुना 10 के पावर 23 परमाणु निकला। और इतने ही परमाणु के समूह को क्या कहा गया, एक मोल कहा गया। क्या कहा गया, एक मोल कहा गया। यानी एक मोल में उतने ही परमाणु आते हैं, या एक मोल परमाणुओं का वह समूह है जितना कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित रहती है। एक मोल में उतने ही परमाणु उपस्थित होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित रहते हैं। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या की जब एक एक करके प्रयोगशालाओं में गिनती की गई तो कितना परमाणु निकला, और इतने ही परमाणु को क्या मान लिया गया, एक मोल मान लिया गया। इतने ही परमाणु को क्या मान लिया गया। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, उस पदार्थ के एक मोल में, उस पदार्थ के एक मोल में 0.22 गुना 10 के पावर 23 परमाणु आते हैं। पदार्थ कोई भी क्यों ना हो, अगर पदार्थ का एक मोल है, पदार्थ का एक मोल है, तो उसके एक मोल में कितने परमाणु शामिल होंगे, 6.22 गुना 10 के पावर 23। कोई भी पदार्थ, जैसे आपसे पूछ दिया कि मैग्नीशियम के एक मोल में मैग्नीशियम के कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु। या लोहा के एक मोल में लोहा के कितने परमाणु होंगे, या पेड़ के लकड़ी के एक मोल में कितने परमाणु होंगे। कोई दिक्कत है? तो यहां पर आप देख लीजिए कि एक मोल परमाणु का भी मतलब होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। एक मोल अणु का भी मतलब होता है, एक मोल अणु का भी मतलब होता है 6.10 के पावर 23 अणु, 6 के पावर 10 के पावर 6.022 गुना 10 के पावर 23। या एक मोल आपको कह दे एक मोल आयन है, तो एक मोल आयन का भी मतलब हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर
23 आयन। तो 1 मोल परमाणु हो उसकी भी संख्या इतनी होगी, 1 मोल अणु है उसमें भी अणुओं की संख्या इतनी होगी, 1 मोल आयन है उसमें भी आयन की संख्या इतनी होगी। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में अणु या परमाणु या आयन की संख्या 6.022 गुना 10 के पावर। और मोल को परिभाषित किस रूप में किया गया है? तो मोल को परिभाषित किया गया है कि 1 मोल में उतने ही परमाणु या अणु या आयन होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। और वैज्ञानिकों ने जब कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गिनती प्रयोगशालाओं में की तो कितना परमाणु निकला? और इतने ही परमाणु के समूह को क्या मान लिया गया? और इस तरह से तय हुआ कि 1 मोल कोई भी पदार्थ हो उसका मतलब इतना परमाणुओं का समूह होगा। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि 1 मोल परमाणु है तो उसका मतलब इतने परमाणु है, 1 मोल अणु है उसका मतलब इतने अणु है, 1 मोल आयन है उसका मतलब इतना आयन है, 1 मोल कण है तो उसका मतलब इतने। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इतनी बात को समझे? लेकिन आप तो ये पढ़े थे कि मोल कॉन्सेप्ट परमाणुओं के द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान तथा परमाणु के संख्या या अणुओं के संख्या के बीच के संबंध को बतलाता है। अभी आप सिर्फ मोल के अंतर्गत कितने अणु या परमाणु या आयन या कण आएंगे ये आप समझे हैं। द्रव्यमान से किस प्रकार इसको रिलेट करेंगे वो भी हम तुरंत समझेंगे। लेकिन जितनी बात अब तक बताए हैं वो बात समझ गए कि नहीं? अब परीक्षा में इस आधार से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि 1/2 मोल अमोनिया के कितने अणु उपस्थित हैं? कितने अणु उपस्थित हैं? ये सवाल आपको एग्जाम में आ गया कि हाफ मोल 1/2 मोल अमोनिया में अमोनिया के कितने अणु उपस्थित हैं। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे? आप ये जान चुके हैं कि पदार्थ कोई भी हो उसके 1 मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु या परमाणु या आयन होंगे। यहाँ बात अणुओं की जा रही है। तो ये तो आप जानते ही हैं या जान ही गए हैं कि 1 मोल अमोनिया में अमोनिया के कितने अणु होंगे? इतने ही अणु होंगे कि नहीं? कोई भी पदार्थ तो उसके 1 मोल में इतना ही परमाणु या अणु या आयन या कण रहते हैं। तो हमें तो ये पता है कि 1 मोल अमोनिया में अमोनिया के इतने अणु होंगे। अब हमें सवाल क्या पूछा है कि आधे मोल में कितना होंगे? तो 1 मोल आप समझ गए हैं तो आधे मोल में नहीं समझ जाएंगे। आधे मोल अमोनिया में अमोनिया के कितने अणु होंगे? 2 गुना 10 के पावर 23 बटे क्लियर? कोई दिक्कत? तो समझे कैसे सवाल बनेगा ये। अब इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत है? अब अगर आधा मोल अमोनिया में आधा इतना अणु है तो कोई भी पदार्थ का आधा मोल में इतना ही अणु होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? उसी तरह आपसे पूछ देगा कि 10 के पावर माइनस 23 मोल 10 के पावर माइनस 23 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु उपस्थित हैं? कितने अणु उपस्थित हैं? 10 के पावर माइनस 23 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के
कितने अणु उपस्थित हैं। बन गया। अब यह सवाल कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ये जानते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना अणु होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल में इतना ही अणु या परमाणु होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल में इतना परमाणु होंगे, लेकिन हमें कितने मोल के बारे में पूछ रहा है। तो 1 मोल में इतना है तो 10 के पावर माइनस 23 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 के पावर 23 गुना 10 के पावर माइनस 23, ये कट जाएगा। तो यानी 6.022 अणु। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ऐसे सवालों में कोई दिक्कत हो सकता है आपको, नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 5 मोल सोडियम में सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। पांच मोल सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो कोई भी पदार्थ हो, अगर 1 मोल सोडियम की बात करिए, 1 मोल सोडियम में 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। दोस्तों आप समझ गए ना, 1 मोल सोडियम में सोडियम के इतने परमाणु होंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि कोई भी पदार्थ तो उसके 1 मोल में इतने ही अणु या परमाणु होंगे। तो 1 मोल सोडियम में इतना, और कितने के बारे में पूछ रहा है, 5 मोल सोडियम में कितना होगा। तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11 11 6 पंचे 30। और वैज्ञानिक तरीका लिखने का है गुना 10 के पावर 24। ये वैज्ञानिक तरीका लिखने का है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। 1 दशमलव आगे बढ़ाकर 23 की जगह क्या कर दिए 24। मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 5 मोल सोडियम में सोडियम की परमाणुओं की संख्या 3.011 गुना 10 के पावर 24 होगा, इतने परमाणु होंगे। क्लियर, बात को समझ गए। कभी कभी उल्टा भी दे देता है, कभी कभी उल्टा भी दे देगा। उदाहरण के लिए कभी कभी दे देगा दोस्तों कि 12.044 गुना 10 के पावर 23 सोडियम के परमाणु कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। 12.044 गुने 10 के पावर 23 सोडियम के परमाणु में कितने मोल होंगे। तो हम दोस्तों जानते हैं 6.022 गुना 10 के पावर 23 बराबर क्या होता है 1 मोल। इसीलिए 12.44 गुना 10 के पावर 23 क्या हो जाएगा 2 मोल।
तो इतना सोडियम के परमाणु सोडियम के कितने मोल के बराबर होंगे? 2 मोल के बराबर होंगे। कितने मोल के बराबर होंगे? क्लियर हुआ? बातों को समझे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो आप बना लीजिएगा। तो पदार्थ कोई भी हो, उसके 1 मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु या अणु या आयन या कणों की उपस्थिति होती है, कोई भी पदार्थ क्यों ना हो। आपसे पूछेगा कि 1 मोल नमक में नमक के कितने अणु होंगे? तो 6.022 गुना 10 के पावर 23। क्लियर? लेकिन हम शुरुआत में ही समझे थे दोस्तों कि मोल परमाणु द्रव्यमान और परमाणु के संख्याओं के बीच के संबंध को बतलाता है। अब मोल कॉन्सेप्ट या मोल परमाणुओं के द्रव्यमान और परमाणुओं के संख्या के बीच किस तरह से संबंध स्थापित करता है उसको समझिए। देखिए, कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताए थे ना। परमाणु द्रव्यमान में एमयू को हटाकर ग्राम लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को एमयू में व्यक्त करते हैं, एमयू में तौलते हैं, और एमयू को हटाकर किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में से एमयू को हटाकर ग्राम लगा दे तो वह क्या बन जाता है? तो किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। उदाहरण के लिए कि सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान सोडियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। सोडियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान सोडियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। और सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 एमयू, इसीलिए सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्लियर हुआ? तो 1 मोल सोडियम के परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? 23 ग्राम होगा। क्लियर? कोई भी तत्व है उसके 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सोडियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान सोडियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होंगे, यानी कितना होंगे? ठीक उसी तरह दोस्तों, ठीक उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि 1 मोल कॉपर के 1 मोल कॉपर के परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? तो कॉपर के ग्राम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, और कॉपर का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना? 63.5 ग्राम होगा। क्लियर? उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि 1 मोल लोहा के परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? 1 मोल लोहा के परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा?
एक मोल लोहा के परमाणुओं का द्रव्यमान लोहा के ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी कितना? 55 ग्राम। हाँ 55.8 यानी कितना? 56 मानकर चलिए, 56 ग्राम। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोई भी अगर तत्व है उसके एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान या फिर ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप ये तो समझ चुके हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि एक मोल सोडियम परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 23 ग्राम होगा। होगा कि नहीं होगा? और आप ये भी जानते हैं कि एक मोल सोडियम में परमाणु की संख्या कितना होगा? तो इतना परमाणु, इतना सोडियम परमाणु का द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी भी तत्व के एक मोल का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान उस तत्व के ग्राम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सोडियम के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान सोडियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी कितना होगा? 23 ग्राम। अब हम जानते हैं कि एक मोल परमाणु इतने परमाणु के बराबर होते हैं। तो अगर एक मोल परमाणु का द्रव्यमान इतना है, 23 ग्राम है, तो इसका मतलब इतना परमाणु का द्रव्यमान कितना है? ठीक उसी तरह दोस्तों आप ये समझे कि एक मोल कॉपर परमाणु का द्रव्यमान कॉपर के ग्राम आणविक द्रव्यमान यानी 63.5 ग्राम के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 कॉपर परमाणु का द्रव्यमान, 23 कॉपर परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 63.5 ग्राम होगा। 63.5 ग्राम होगा। क्लियर? बातों को समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? अब परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बीच संबंध का पता चल रहा है? मोल से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई दिक्कत है? अब सवाल बनाइएगा, इस बात को समझे। अब एक दो सवाल बनाइए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या के बीच रिलेशन काम करता है। एक क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या क्या किसे कहते हैं? इसी संख्या को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। ये जो एक मोल में परमाणुओं की या अणुओं की या आयनों की या कणों की जो ये संख्या है, इसी को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, तीन मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? सवाल है 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? आप क्या जाने, किसी भी तत्व के एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ये तो हम जान चुके हैं कि एक मोल किसी भी तत्व का द्रव्यमान, एक मोल किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान
उस तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी कितना? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसीलिए ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया। आपसे कितना का पूछ रहा है? तो 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 गुना 3 यानी कितना? 48 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 48 ग्राम हो गया। 48 ग्राम हो गया। क्लियर? सवाल समझ रहे हैं कि बहुत लोग देख रहे हैं मुंह जो है इस तरह बनाए हुए लग रहा, नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सब लोग? समझना बहुत जरूरी है, जबरदस्ती भी समझना पड़ेगा। क्लियर? ऑनलाइन वाले दोस्त बोलिए दिवाकर कुमार भगत। दिवाकर कुमार भगत का राय कि मेरा बर्थडे है आज। चलिए बर्थडे है तो बिल्कुल अगला बर्थडे तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में रहेगा। यही शुभकामनाएं हमारे तरफ से आपको है कि आज तो बर्थडे बीत जाएगा, लेकिन अगले बर्थडे होने से पहले आपके हाथ में नौकरी होनी चाहिए। और नौकरी होगा केवल उसी को जो रटेगा सारा प्रश्न, एक भी छूटेगा वो मेरिट लिस्ट से हटेगा। क्लियर? एक भी नहीं छूटनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप बना लीजिए उस टाइप का। चलिए अगला है कि जीरो दशमलव 5 मोल 0.5 मोल 0.5 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना ग्राम होगा? 0.5 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? निकल गया? कितना निकला? आइए दोस्तों, एक बात तो हम जान गए हैं कि कोई भी तत्व हो उसके 1 मोल का द्रव्यमान, उसके 1 मोल के द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर देखेंगे तो 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान एल्युमिनियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। और एल्युमिनियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना? दोस्तों एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? इसीलिए एल्युमिनियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रहा है? 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 ग्राम है, तो आधा मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 का सीधे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी 13 दूनी 26, 1 27, 13.5 ग्राम। क्लियर? बातों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब थोड़ा क्वेश्चन को परिवर्तित करते हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा।
28 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन में 28 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु, मोल पूछ रहे हैं, कितने परमाणु उपस्थित होंगे? सवाल समझे? 28 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे? क्या नहीं बन रहा जी? कलम नहीं चल रहा है। 28 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु? जब आपको परमाणु पूछ रहा हो तो सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मोल क्लियर हो जाएगा तो आप जानते हैं कि पदार्थ कोई भी उसके एक मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। तो जब भी केमिस्ट्री में परमाणु की संख्या पूछे तो समझ जाइए पहले आपको मोल निकालना है। सबसे पहले आपको मोल निकालना है। 27 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित है? इस सवाल में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या को जानने के लिए, इस सवाल में नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या को जानने के लिए सबसे पहले 28 ग्राम नाइट्रोजन को हमें मोल में कन्वर्ट करना। हम जानते हैं कि एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान नाइट्रोजन के ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी किसके बराबर होगा? 14 ग्राम के बराबर होगा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 AMU होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 14 ग्राम होगा। तो एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना? 14 ग्राम। एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बराबर कितना? एक मोल। तो कितना है? 28 ग्राम नाइट्रोजन बराबर 2 मोल हो गया। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के कितने मोल के बराबर है? 2 मोल के बराबर है। अब ध्यान दीजिए कि एक मोल नाइट्रोजन में कुल कितना परमाणु होगा? इतना परमाणु होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो उसके एक मोल में इतने ही परमाणु होते हैं। अब टोटल 28 ग्राम कितने मोल के बराबर हो गए हैं? 2 मोल के बराबर हो गए। तो 2 मोल में आपको 6.022 गुना 10 के पावर 2 गुना 2, 4 4 0 12 गुना 10 के पावर 23। 1.2 करिएगा तो 10 के पावर 24 कर दीजिए। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 12.044 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। समझे सवाल को? कोई दिक्कत? अब इस तरह के सवाल को बना लेंगे। अब बनाइए इस तरह के सवाल को। छियालीस ग्राम सोडियम के कितने परमाणु उपस्थित हैं? चलिए आनंद राज फिर से समझिए इसी प्रश्न को। सेम टू सेम प्रश्न है।
46 ग्राम 46 ग्राम 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु उपस्थित है? यहां पर परमाणु की संख्या को पूछ रहा है, और परमाणु की संख्या को जानने के लिए सबसे पहले मोल निकालना जरूरी है। यह बात आप जान लीजिए। जब कभी आपको केमिस्ट्री में सवाल इस प्रकार है कि परमाणु की संख्या को निकालना है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले मोल को निकालना पड़ता है। तो यहां पर 46 ग्राम सोडियम है, तो 46 ग्राम सोडियम को मोल में क्या करिए, बदल दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, 1 मोल सोडियम बराबर कितना होगा? 23 ग्राम होगा, या 1 मोल सोडियम परमाणु बराबर 23 ग्राम, जो भी आप लिख दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व हो, उसके 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के, सोडियम के भी 1 मोल का द्रव्यमान, सोडियम के भी 1 मोल का द्रव्यमान, सोडियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी 23 ग्राम के बराबर होंगे। तो 23 ग्राम 1 मोल है, तो इसका मतलब है 46 ग्राम कितना होगा? 46 ग्राम सोडियम बराबर 2 मोल। अब 2 मोल है, हमें परमाणु पूछ रहा है, तो 46 ग्राम सोडियम कितना मोल सोडियम, और कोई भी पदार्थ का 2 मोल है, उसमें परमाणु की संख्या इतना गुना कितना हो जाएगा, यानी 4 गुना 10 के पावर 23 परमाणु। क्लियर? नोट में भी सवाल है, शायद 61 या 62 नंबर के बाद केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है ना? अब आपसे न्यूमेरिकल भी बननी चाहिए। क्लियर हो गया? अभी तक हम 2 प्रमुख बातों को समझे हैं कि किसी भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु या 2 गुना 10 के पावर 23 अणु या गुना 23 आयन होते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी ये समझे हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतना परमाणु या अणु या आयन होते हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये समझे दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये समझे है कि 1 मोल तत्व का, 1 मोल तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान, 1 मोल तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही 2 कॉन्सेप्ट ना भी समझे हैं। क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं? कोई भी पदार्थ हो, उसके 1 मोल में इतना परमाणु अणु या आयन होंगे, और कोई भी पदार्थ नहीं, 1 मोल तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान उस तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये 2 कॉन्सेप्ट से आप परमाणु द्रव्यमान और उसमें उपस्थित परमाणुओं के संख्या का पता लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं? और अभी हम कई सवाल सोल्व करके पता लगाए कि लगाए। तो मोल कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट है
कि ये हमें परमाणुओं के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या की सटीक जानकारी देता है। दोस्तों, सटीक जानकारी देता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए ये भी जानना जरूरी होता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाओं में कितने परमाणुओं ने भाग लिया। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कितने परमाणु भाग लिया? तो आप उस पदार्थ को तौल लीजिए, तौलने के बाद निकल जाएगा क्या? फिर आप क्या निकाल लीजिए? मोल निकल गया। तो फिर आप क्या निकाल लीजिए? और आसानी से परमाणु की संख्या का पता लग जाएगा कि लग जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जो परमाणु के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित परमाणुओं के संख्या की जानकारी देता है और काफी सटीकता के साथ। क्लियर हुआ? लेकिन अभी दोस्तों आप ये समझे हैं कि एक मोल तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का संबंध केवल तत्वों से है, यौगिक से नहीं है। तो यहां पर एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि एक मोल किसी यौगिक में उपस्थित एक मोल किसी यौगिक में उपस्थित एक मोल किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जिस तरह तत्व के एक मोल का द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर था ना, उसी तरह एक मोल किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं का द्रव्यमान एक मोल किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं का द्रव्यमान यौगिक के आणविक द्रव्यमान या यौगिक के ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? उदाहरण के लिए आपसे पूछ दे कि एक मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा? तो जल तत्व है या यौगिक? यौगिक है। यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान यौगिक के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। तो यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये तो आप जान चुके हैं। तो एक मोल जल का द्रव्यमान जल के आणविक द्रव्यमान के क्या होंगे? जल के आणविक द्रव्यमान के क्या होंगे? बराबर होंगे। जल के आणविक द्रव्यमान के क्या होंगे? जल का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का तो 2 हाइड्रोजन है 2 और 16 2 यानी 18। क्लियर? 18 एक मोल जल का द्रव्यमान कितना हो गया? 18 ग्राम। क्लियर? अब इस पर आधारित सवाल को बनाइएगा। दो मोल कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? एक 112। तो मोल कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? ये बात तो जान गए कि 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान
कैल्शियम ऑक्साइड के आणविक द्रव्यमान के क्या होंगे? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ये तो जानते ही आप कि कोई भी यौगिक हो उसके 1 मोल के द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी 1 मोल का द्रव्यमान, कैल्शियम ऑक्साइड के भी 1 मोल का द्रव्यमान कैल्शियम ऑक्साइड के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। कैल्शियम का कितना होता है? ऑक्सीजन का, तो एक परमाणु कैल्शियम का, एक ही परमाणु ऑक्सीजन का, जोड़ दीजिए कितना हो गया? 56 mu। और ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? 56 ग्राम। 1 मोल का कितना बोल रहा है? 2 मोल का 56 गुना कितना हो गया? 100। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, नौ ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित है? 9 ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित हैं? 12 पॉइंट होगा। निकालिए निकालिए, दिमाग लगाइए। बना। सबसे पहले अणु की संख्या निकालने के लिए कह रहा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोल। अणु या परमाणुओं की संख्या निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। मोल। 9 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे? 9 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे? क्या हुआ जी? दो 1-1.5 घंटा बर्दाश्त नहीं होता है, समझे? 9 ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित होंगे? सबसे पहले 9 ग्राम जल को मोल में कन्वर्ट करना होगा। आप जानते हैं कि जल का 1 मोल जल के आणविक द्रव्यमान यानी कितने? 18 ग्राम होगा। होगा कि नहीं होगा? ये अभी तुरंत हम सोल्व कर चुके हैं। 1 मोल जल का वजन जल के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। और जल का आणविक द्रव्यमान हम तुरंत निकालें कितना? तो इसका मतलब है दोस्तों कि 18 ग्राम जल बराबर कितना मोल? तो इसका मतलब ये भी होगा कि 9 ग्राम जल बराबर कितना? 1/2 मोल। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 9 ग्राम जल जल के आधे मोल के क्या है? बराबर है। आधे मोल के क्या है? तो 9 ग्राम जल जल के आधे मोल के बराबर है। तो आप जानते हैं कि 1 मोल जल में 1 मोल जल में टोटल कितने अणु होंगे? तो 10 के पावर 23 अणु 6.22 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु। और आपको 9 ग्राम में निकालना है, और 9 ग्राम कितना है? आधा है। तो आधे मोल जल जो कि कितने के बराबर है? 9 ग्राम के बराबर है। आधे में हो जाएगा तो इसका क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 1 गुना 10 के पावर। क्लियर? कोई दिक्कत?
क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन और ला रहे हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन एक और समझिए इसी तरह के क्वेश्चन का। अगला 85 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने अणु होंगे? निकालिए, सवाल बनाइए। बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, मिस्टेक नहीं किए हैं। सवाल आपके सामने में है। 85 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने अणु होंगे? पचासी ग्राम बन रहा जी। एकदम रेड पेन से लिखते हैं, उसके बाद ब्लू से लिखते हैं। हल्ला का है। सावन की शुरुआत हो गई है ना? अब तरह तरह के भ्रांतियां समाज में फैलते जाएगा। सावन है, नॉनवेज नहीं खाइए, ये नहीं करिए, वो नहीं करिए। कहीं किसी ग्रंथ में इस सब चीज का उल्लेख नहीं है। अपने मन से नियम बनाइए, अपने मन से नियम तोड़ दीजिए। ऐसे होता था कि पहले कि मंगलवार बृहस्पतिवार को बाल सब नहीं बनवानी चाहिए, है ना जी। ये बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई समाज में व्यापक स्तर पर। जो बोलेगा उससे पूछिएगा कि कौन से हिंदू ग्रंथ में इसका उल्लेख है, तो सीधे आकाश की तरफ देखने लगेगा, है कि ना है। और आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, कुछ भी कोई भी बात को सीधे सीधे नहीं मानिए। कोई भी धार्मिक बात है तो उसको तब मानेंगे जब उनका धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख होगा। अगर मंगलवार को बाल सब नहीं कटानी चाहिए तो हिंदू का कोई एक धार्मिक ग्रंथ होगा जो इसका उल्लेख किया होगा, लेकिन कोई उल्लेख नहीं है, सब कुछ फेक है। समझे कि नहीं समझे? ठीक उसी तरह अब एक फेक बात चलेगा कि सावन है, उसमें नॉनवेज नहीं खानी चाहिए। अब कोई भी धार्मिक ग्रंथ निषेध नहीं करता है कि किसी खास चीज में आप खास चीज मत खाइए, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक राय ये है कि सावन में मछली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सावन यानी बरसात के दिन होते हैं, और बरसात के दिन मछलियों के प्रजनन काल का समय होता है। मछलियों के प्रजनन काल का समय होता है, तो इसलिए सावन में हम अगर मछलियां पकड़कर नहीं खाएंगे तो वे पूरे पर्याप्त रूप से प्रजनन कर पाएंगे, और फिर आने वाले वर्षों में पर्याप्त मछलियां सबके लिए उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन चिकन नहीं खाइए, मटन नहीं खाइए, इसका कोई तर्क नहीं है, सब फेक है। इसके चक्कर में आप लोग, हाँ, हम आपको ये बताए कि पढ़े लिखे इंसान
आंख मूंद कर किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करें। और धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलाने का कार्य किया जाता है, जिनका उल्लेख किसी भी धार्मिक ग्रंथों में है ही नहीं। अगला प्रश्न, तो 85 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने अणु होंगे? 85 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने अणु होंगे? यहां पर अणुओं की संख्या पूछी जा रही है। सबसे पहले यहां पर मोल निकालना पड़ेगा। जब भी परमाणु या अणुओं की संख्या की बात होगी, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा, मोल। अब मोल कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं ये यौगिक है ना, और यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल अमोनिया का द्रव्यमान, अमोनिया के आणविक द्रव्यमान के क्या होगा? अमोनिया के आणविक या ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। अब निकाल लीजिए अमोनिया का आणविक द्रव्यमान। नाइट्रोजन का कितना होता है और हाइड्रोजन का 1 mu, तो 14 3 17 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान अमोनिया के आणविक द्रव्यमान कितना निकला? 17 ग्राम के बराबर होगा। 17 ग्राम अमोनिया बराबर 1 मोल। तो डायरेक्ट हम लिख दें 85 ग्राम कितना हो जाएगा? 5 मोल होगा। 17 ग्राम अमोनिया, अमोनिया का 1 मोल निकला, तो इसका मतलब है कि 85 ग्राम अमोनिया, अमोनिया का कितने मोल होगा? 5 मोल होगा। 85 ग्राम अमोनिया, अमोनिया के कितने मोल के? अब आपको कह रहा कि 85 ग्राम अमोनिया में अमोनिया का कितने अणु होंगे, तो सीधा सवाल आपसे ये पूछा कि 5 मोल में कितने अणु होंगे। तो आप जानते हैं कि 1 मोल में, इसको किससे गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 1 105 गुना 10 के पावर 23 अणु। यहां दशमलव दीजिएगा तो 1 बढ़ा दीजिए 24 करके। क्लियर हो गया दोस्तों? मोल समझे कि नहीं समझे? अब नहीं समझे तो फिर न्यूमेरिकल प्रश्न हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला करेंगे, तो वहां पर और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम क्या क्या समझे हैं एक बार पुनः समझते हैं। सबसे पहले किसी भी पदार्थ को ना हो, किसी भी पदार्थ का 1 मोल में 6.22 गुना 10 के पावर 23 परमाणु या अणु या आयन या कण उपस्थित रहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पहली बात हम यही समझे कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल, किसी भी पदार्थ का 1 मोल इतने परमाणु अणु या आयन के बराबर होंगे। क्लियर? उसके बाद ये समझे कि तत्व का 1 मोल का द्रव्यमान, तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। क्लियर? उसके बाद हम ये भी समझे यौगिक का 1 मोल का द्रव्यमान, यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान यौगिक के आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? क्लियर है? ये तीनों बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं ना जी? तो मोल समझ गए। अब मोलों की संख्या निकालने वाला प्रश्न, मोल की संख्या निकालने वाला प्रश्न वो तो जान ही गए। जैसे आपसे पूछ देगा कि 85 ग्राम अमोनिया, अमोनिया कितने मोल के बराबर होंगे? 5 मोल के बराबर होंगे।
9 ग्राम जल जल के कितने मोल के बराबर हो? आधा मोल का बराबर होंगे। तो मोलों की संख्या निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला आपके नोट में दिया हुआ है, देखिए। ये कहाँ रहते हैं जी, क्या पढ़ा रहे, क्या निकाल रहा है? याद हुआ पहला चैप्टर का? अब ये पता चल जाएगा, खड़ा हो जाओ। सच सच बोलिए, याद है कि नहीं? एक भी होगा मिस, ज्वाइनिंग लेटर निकल जाएगा हाथ से। इस समय ट्रिक मार दिया सब में। सुपर एटॉम की अवधारणा किस पदार्थ से जुड़ा? कोई नहीं बोलेगा पीछे से। वेरी गुड, ये तो याद किए हुआ है। ठीक है, कि पीछा से बोल दिया कोई? ठीक है ठीक है, याद कर लिए। याद सब कर रहे हैं ना? बहुत को ये फीलिंग आ जाता है कि हम हल्का फल्का पढ़ लेंगे, नौकरी कर लेंगे। अब वो खुश भी रहता है। वो किसी को देखता ना, रीत भर दिन पढ़ रहा है, इसको काम दिमाग है। हम तो 3 घंटे पढ़ के नौकरी लेंगे। ये सब ख्याल जो आता है ना, ये सब बिल्कुल गलत ख्याल है। आपको सारा समय उपयोग करना पड़ेगा पढ़ने में, समझे कि नहीं समझे? और अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब करने के बाद, सोने के बाद जितना समय बचता है वो सारा समय यूज कीजिए पढ़ने में। और जो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वह खाना बनाने के झंझट से मुक्त हो जाइए। अब बहुत स्टूडेंट को एक और दिक्कत होता है खाना बनाने में। खाना बनाने में समय ज्यादा, ये भी बहुत एक दिक्कत है पटना के स्टूडेंट को। अब जो ऑनलाइन है, घर पर पढ़ रहे हो तो पूरा मौज में है, समय पर खाना मिलता क्या? और तो अपनों से बनाते हैं, कम से कम समय दीजिए। हम भी रहते हैं लौजी में ही रहते हैं, इधर उधर देखते भी रहते हैं। विद्यार्थी खाना बनाने में बहुत टाइम देता, और उसमें भी चिकन लाता तो पहले हल्ला करता है चिकन लाए है क्या? ठीक है ना? अब बहुत तो एकदम शाम से तय करेगा चिकन लाना है, और उसके बाद 2-3 घंटा चंदा करेगा, 20 रुपया तुम। अब चिकन खाना है, उसके पीछे एकदम पूरा का पूरा शाम आप बर्बाद कर देते हैं। तो इन सब चीजों से बचना है, ज्यादा समय खाने में व्यतीत नहीं करना है। नहीं तो पता चला कि पटना में क्या सीखे, खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं सीखे। आते हैं अगला, परसेंटेज कंपोजिशन। चलिए परसेंटेज कंपोजिशन, चलिए एक धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण में लिखा हुआ है, मांस मछली खाने वाले लोगों की पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। चलिए आइए दोस्तों, पुराण धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ पुराण है। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ तो भरे पड़े, सबका पालन करने लगेगा, पता चलेगा आदमी आदमी न रहा, क्या कोई बैरागी वैरागी हो गया है। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, कहीं पर कुछ नहीं लगाया, अमन चैन पढ़िए पढ़िए। परसेंटेज कंपोजिशन, वो अपना कितना इसी पुराण को पढ़ा होगा, हमको पता है, खोज के बता रहा है। परसेंटेज कंपोजिशन को आप समझेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को समझेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? मतलब यह दोस्तों कि अगर हम जाने कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कितना परसेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ? 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ, कैल्शियम और
ऑक्सीजन, कैल्शियम और। तो अगर हमें ये जानना हो कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? सवाल कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा नोट में की गई है, और ये पूरा मैथमेटिक्स का दिमाग है इसमें। तो आइए समझ लेते हैं कि यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं उसकी प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। जैसे यहीं पर दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये हमको निकालना है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये हमको निकालना है। अब कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो सबसे पहले आप कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 40 + 16 यानी कितना, 56 ग्राम। अब 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कितना है, 40 है ना, है। तो अब ध्यान दीजिए 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 40 ग्राम कैल्शियम है कि नहीं है। तो इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 40/56 हो जाएगा जी। अब आपको परसेंटेज निकालना, परसेंटेज कितना में निकलता है, 100 में। तो 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की प्रतिशत 40/56 गुना 100 ग्राम। अब इसको काट कर निकाल ही सकते हैं आप। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ये समझ गए हैं कि नहीं? चलिए, एक अजीत कुमार का रस सावन में दबा के खाते हैं चिकन और मटन, वेरी गुड। मछली नहीं खाना है। क्लियर? अब वहीं पर अगर कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो कैल्शियम ऑक्साइड में कितना है, 56 ग्राम। तो इसका मतलब 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो इसका मतलब 1 ग्राम में 16/56 और परसेंटेज निकालना है तो 16/56 गुना 100, इतना परसेंट हो जाएगा। क्लियर? तो परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिए, निकालना समझ गए, निकाल लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? निकल गया तुरंत। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 100 आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का O3 का कितना आ रहा है, 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम आ ही रहा है, 100 ग्राम में कार्बन, तो इसका मतलब कार्बन कितना, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की प्रतिशतता और कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितना,
48। क्लियर? समझ गए? परसेंटेज कंपोजिशन मोल कॉन्सेप्ट में कहिए दोस्तों, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो एक क्वेश्चन नोट का बना, इतना मोटा है। एक क्वेश्चन की हम जिक्र कर रहे हैं। नोट का नोट का 81 नंबर, नोट में जो 81 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। चलिए, एक अमन चैन, अमन चैन तो लगे हुए हैं। अमन चैन, कोई भी बात दिल पर नहीं लीजिए, हम सिर्फ खाने की आजादी की बात कर रहे हैं। क्या हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं, और आधुनिक काल में जो लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है वो है आजादी। चाहे बोलने की आजादी हो या फिर खाने की आजादी हो, प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिलनी चाहिए, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। क्या? अरे हम खाते क्यों, तो हमारा व्यक्तिगत मामला है क्या? क्लियर? एक मिनट देखिए, 81 बन गया। अरे तो बहुत हल्का क्वेश्चन हो गया। आधा मोल 9 ग्राम होगा, आधा मोल। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यह चैप्टर आपका समाप्त। क्वेश्चन करवाना पड़ेगा कि वीडियो क्लास डाल देंगे? ऐ सुनिए, पूरा अच्छा, ये एक क्लास क्वेश्चन के लिए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्लास में बात करेंगे हम प्रश्नों के ऊपर। आप लोग पूरा बना करके आइएगा, ज्यादा डिस्कशन में हम समय खर्च नहीं करेंगे। एसी तो चल रहा है, पता नहीं कौन एसी लगाया है। हवा तो आ रहा है। ये वाला एसी कम नहीं करेगा, ये वाला, वो वाला देख रहे हैं फालतू है, फालतू काम नहीं करते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।